20,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए। काशी की धरती से मोदी देश भर के किसानों से कनेक्ट हुए। 1 करोड़ से ज्यादा किसान भाइयों ने मोदी को लाइव सुना। इस दौरान मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी लंबा वक्त बिताया। बनारस में मोदी के मेगा शो के बाद क्या क्या बदलने वाला है और विरोधियों को कहां सावधान हो जाना चाहिए, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। तीसरी जीत के बाद मोदी बनारस आए पहली बार। वेलकम हुआ शानदार। मोदी का काशी शो जानदार। जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करिए। हैट्रिक लगी बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, जीत मिली गंगा मैया की कृपा से और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने काशी की जनता के वोट से। वाराणसी लोकसभा सीट से लगातार तीसरी जीत के बाद मोदी ने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होकर मोदी ने गंगा मैया का आभार जताया। काशी की जनता को थैंक यू कहने का मोदी स्टाइल सबसे यूनिक रहा। प्रधानमंत्री ने काशी की धरती से देश भर के किसानों के लिए सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। मोदी ने रिमोट का एक बटन दबाया तो देश भर के 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर हो गए। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। नरेंद्र मोदी ने थर्ड टर्म की पहली पब्लिक मीटिंग का मुद्दा बहुत सोच समझकर चुना। किसान 4 जून के बाद जितने भी पोस्ट पोल सर्वे हुए उसमें यही कहा गया कि बीजेपी का किसान सपोर्ट बेस कम हुआ है। यूपी का किसान बीजेपी से छिटका, महाराष्ट्र का किसान एनडीए से भटका, हरियाणा का किसान बीजेपी से नाराज, पंजाब के किसानों का गुस्सा कम नहीं हुआ, राजस्थान का किसान भी बीजेपी से हुआ नाराज। लोकसभा चुनाव में किसान वोट से जुड़ा डेटा देखिए। 2019 के चुनावों में हर 100 में से 39 किसानों ने मोदी की पार्टी को वोट दिया था, जबकि हर 100 में से 19 किसानों ने ही कांग्रेस को चुना था। 2019 में किसान वोट के पैमाने पर बीजेपी और कांग्रेस में 20% का गैप था। 2024 में इक्वेशन बदल गया। अब की बार हर 100 में से 37 किसानों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि हर 100 में से 21 किसानों ने कांग्रेस को वोट दिया। इस तरह 2024 में बीजेपी और कांग्रेस का किसान वोट गैप घटकर 16% रह गया। 4% के इस बदलाव ने नतीजों में बहुत बड़ा अंतर ला दिया। कांग्रेस की सीटें करीब करीब डबल हो गईं। इंडिया अलायंस में कांग्रेस के सहयोगी दलों ने इस फ्रंट पर कांग्रेस से भी बेहतर परफॉर्म किया। 2019 में मोदी विरोधी पार्टियों को किसानों का सिर्फ 10% वोट शेयर मिला था, जो 2024 में बढ़कर 21% पहुंच गया। 2024 में एनडीए को किसान वोट का 45% वोट शेयर मिला। 2019 के मुकाबले यह 3% कम था। इंडिया अलायंस को 2024 में किसान वोट का 42% हिस्सा मिला, जो 2019 के मुकाबले 13% ज्यादा था। किसान वोट नरेंद्र मोदी के लिए कितना अहम है, इसे नंबर से समझिए। 2% किसान वोट इधर से उधर होने से बीजेपी को पिछली टैली से 63 सीटों का घाटा हो गया। कांग्रेस को 47 सीटों का फायदा हो गया। नरेंद्र मोदी के सामने उस भटके हुए किसान वोटर को फिर से अपनी ओर खींचने का चैलेंज है। नरेंद्र मोदी ने कोई नया प्रयोग नहीं किया, बल्कि आजमाए हुए नुस्खे को ही एक बार फिर आजमाया।
अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। नरेंद्र मोदी का ये काशी दौरा शपथ ग्रहण के 9 दिन बाद हुआ। तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है और मोदी अब तक सिर्फ तीसरी बार माइक पर आए हैं। पहली बार बीजेपी मुख्यालय में, दूसरी बार एनडीए की मीटिंग में और तीसरी बार वाराणसी में। काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। सवाल ये है कि क्या मोदी अपना काम करने का तरीका बदल रहे हैं? क्या मोदी भविष्य की प्लानिंग नए सिरे से कर रहे हैं? जरा याद कीजिए, चुनाव के दौरान मोदी अक्सर कहते थे 24/7 for 2047। हर पल देश के नाम। और मैं आपको कहता हूं 24/7 फॉर 2047। नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान सप्ताह के 7 दिन और दिन के 24 घंटों काम करके 2047 तक विकसित भारत बनाने का वादा किया था। नरेंद्र मोदी ये भी कह चुके हैं कि उनकी प्लानिंग 2029 से भी बहुत आगे 2047 तक की है। क्या 2024 के नतीजों ने मोदी को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है? क्या 2029 के लिए और उससे पहले 2027 के लिए मोदी को प्लान बी की जरूरत पड़ने लगी है? मोदी को नए सिरे से योजना बनाने की जरूरत तो है। मोदी के इस भव्य काशी शो के पीछे कुछ कड़वी राजनीतिक हकीकत है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। मोदी जिस वाराणसी सीट से सांसद हैं, यहाँ के अगल बगल की लगभग सारी सीटें बीजेपी हार चुकी है। गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मछली शहर, रॉबर्ट्सगंज और इलाहाबाद, जिन सीटों को बीजेपी के लिए अजय समझा जाता था, लोकसभा की उन सीटों पर इंडिया गठबंधन ने मोदी की पार्टी और बीजेपी के गठबंधन पार्टनर को हरा दिया। वाराणसी में भी मोदी का मार्जिन घटा। वाराणसी में मोदी के लिए 10 लाख वोटों से जीत का लक्ष्य रखा गया था। वाराणसी के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 1 लाख के मार्जिन का टारगेट था, लेकिन मोदी को जीत मिली सिर्फ 1,52,000 वोटों से। मोदी को चैलेंज देने के लिए खड़े हुए कांग्रेस के अजय राय ने वाराणसी में 4,60,000 वोट पाकर सबको चौंका दिया। वाराणसी के नंबर्स को देखकर ही राहुल गांधी ने कह दिया कि अगर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ती तो नरेंद्र मोदी को हरा देती। सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री।
और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। वाराणसी की बगल की सीट गाजीपुर से जीते समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी ये कहने की हिम्मत कर गए कि मोदी अगली बार काशी से लड़ेंगे ही नहीं। मैंने दावा किया था पहले भी, मेरा आज भी दावा है, बनारस लड़ने नहीं आएंगे मोदी। मोदी ने नया नारा भी दे दिया और मोदी को नया स्थान भी मिल गया। अब जाएंगे गुजरात, वहां उड़ीसा, पुरी से, उड़ीसा पुरी से लड़ेंगे। अब वहां जाएंगे तो कहेंगे भगवान जगन्नाथ ने बुलाया है, क्योंकि यहां इस बार तो चूक हो गई, लेकिन अगली बार यहां शिव शंकर ने बुला लिया है उनको, भूपेश बघेल को, कि अगर मोदी आए तो तुम आना। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी काशी में कोई नया प्रयोग नहीं कर रहे। कम से कम इस दौरे में नरेंद्र मोदी ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए कि वो पूर्वांचल में बीजेपी के खराब प्रदर्शन से किसी तरह चिंतित हैं या परेशान हैं। प्रधानमंत्री ने काशी के लोगों के सामने अपने काम गिनाए और उन्होंने काशी के लिए आगे क्या क्या सोचा है, इसका ब्यौरा बताया। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं, बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। इसलिए आप लोगों को तो डबल बधाई। साथियों, इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे। लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है। ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था। तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी को वाराणसी में 56% वोट मिले। उनका विनिंग मार्जिन रहा 3,71,000। 2019 में मोदी का वोट परसेंटेज बढ़कर 64% हो गया और विनिंग मार्जिन हो गया 4,79,000। 2024 में मोदी का वोट परसेंटेज घटकर 54% रह गया और मार्जिन भी घटकर 1,52,000 रह गया। नरेंद्र मोदी के लिए यह बहुत जरूरी था कि पूरे देश में यह संदेश जाए कि सत्ता पर प्रधानमंत्री की पकड़ वैसी ही है जैसी पिछले 10 सालों से चली आ रही है। मोदी के लिए यह मैसेज देना भी जरूरी था कि सियासत का सूत्र संचालन भी उन्हीं के हाथों में है। यह मैसेज दिल्ली से नहीं दिया जा सकता था, यह मैसेज मुंबई से नहीं दिया जा सकता था, भोपाल या लखनऊ से नहीं दिया जा सकता था। नरेंद्र मोदी ने यह मैसेज देने के लिए काशी को चुना। मोदी काशी आए तो एक साथ सबको संदेश मिल गया, संघ को भी, समर्थकों को भी, पार्टी को भी और बीजेपी के नए पॉलिटिकल पार्टनर्स को भी। हिंदुत्ववादी समर्थकों को संदेश मिला कि मोदी पहले वाली लाइन पर ही हैं। उनमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ है। इस चुनाव में देश के
64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। अभी मैं G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली गया था। G7 के सारे देशों के सारे मतदाताओं को मिला दे तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 1.5 गुना ज्यादा है।